नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला असुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। अब 12 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी केस की सुनवाई के दौरान औरंगजेब की भी एंट्री अब हो चुकी है। कागज मांगने पर मस्जिद पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद की जमीन औरंगजेब की संपत्ति है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष ने भी अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है और जवाब दाखिल हो चुका है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दलील दी है कि ज्ञानवापी का असली मालिक आलमगीर है। जिस वक्त मस्जिद का निर्माण हुआ उस समय मुगल शासक औरंगजेब का शासन था और इस संपत्ति पर औरंगजेब का नाम आलमगीर के तौर पर दर्ज किया गया है। इसका प्रति उत्तर सारे जवाबदेही सारे उत्तरों को रखा जा चुका है, सारे पक्ष सुना जा चुका है और माननीय न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण करने के बाद 12 सितंबर को तिथि आदेश में जो है सुरक्षित कर लिया है। 12 सितंबर जो है भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन ये तय हो जाए, ऑर्डर आ जाएगा कि ये मुकदमा जो है चलने लायक है कि नहीं, और हमें विश्वास है कि ये मुकदमा चलेगा। इसलिए भारत ही नहीं 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और 12 तारीख को जो है 12 सितंबर को माननीय न्यायालय ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। हाँ, हमने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि मुस्लिम पक्ष के 711 की एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ऑर्डर हमारे पक्ष में करें। हमें सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है कि उस दिन आदेश पारित करेंगे और यह मुकदमा सस्टेन करेगा और इसके बाद हम साक्ष्य प्रस्तुत करके दावा करेंगे। और इन्होंने जो भी आज प्रस्तुत दावा किया था, व्यापी मस्जिद का कोई भी डॉक्यूमेंट वक्फ साबित करते हुए नहीं लगाया गया है, इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ देना ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इसको हमने कोर्ट में उजागर किया है। मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार है। विष्णु जी, ये फर्जीवाड़े का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगा आगे? नहीं, देखिए, अभी तो हम पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। जब फैसला आ जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। धर्म हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, सारे मेरिट सारे कंटेंशन हमारे साथ है। तो हिंदू पक्ष के वकील के नाते मैं तो यही मानूंगा कि फैसला हमारे पक्ष में है। तो वहीं अमेठी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जैसा कि हमने बताया था, दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सैम्भुई गांव का भी रुख किया है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमृत सरोवर का पूजा और लोकार्पण दोनों किया। वृक्षारोपण भी करते नजर आए हैं और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर आधा दर्जन नवनिहालों को अन्नप्राशन भी कराया। जिसके बाद डिप्टी सीएम ने प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर बच्चों की क्लास ली। किताब और स्कॉलरशिप, साथ में ड्रेस से लेकर तमाम जानकारियां छोटे छोटे बच्चों से वो हासिल करते नजर आए। इस दौरान वो सामूहिक कन्या विवाह में भी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रमाकांत यादव से जेल मिलने वाले अखिलेश यादव साफ तौर पर अपराधियों के साथ हैं। मायावती ने आगे सवाल उठाते हुए लिखा है कि जेलों में बंद मुस्लिम नेताओं से मिलने अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते हैं, जबकि कई ऐसे नेता हैं जिन पर फर्जी मुकदमे में फंसाकर उन्हें जेल भेजा गया है। अब मायावती ने एक्शन दिखाया है तो उसका रिएक्शन होगा ही। मायावती ने इस ट्वीट पर मायावती ने जो ट्वीट किया था उस पर सपा ने भी पलटवार किया है। सपा प्रवक्ता अमिक जामेई ने मायावती पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, मायावती जी को दुख होता है कि यूपी के मुसलमान अखिलेश यादव के साथ हैं। बीएसपी ने एंटी सीएए आंदोलन में बीजेपी के वो साथ खड़ी रही, जबकि सपा ने 25 गोलियों का शिकार मुसलमान परिवार की मदद की। जेलों से निर्दोषों को निकाला। प्रदेश जानता है कि काशीराम जी के आंदोलन को मायावती ने किस तरीके से धोखा दिया है। मायावती जी आज फिर बीजेपी आरएसएस के साथ स्टैंड करते हुए दिख रही हैं, जब पूरे देश में मुसलमानों के मामले में, मुसलमानों के संवैधानिक मामलों में वो खुद बीजेपी आरएसएस के साथ सड़क पे खड़ी हैं, बीजेपी आरएसएस के साथ संसद में उन सभी मुद्दों पे खड़ी हैं। आज पूरे देश में समाजवादियों की सिर्फ अकेली ऐसी ताकत है जो मुसलमानों के सभी संवैधानिक मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ रही है।
तो वहीं कभी सपा के गठबंधन के गुलदस्ते का हिस्सा रहे सुभाषपा ने अखिलेश और मायावती दोनों को आड़े हाथों लिया। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने झांस आते हुए कहा कि मायावती जी का दलित मुस्लिम प्रेम जो उमड़ रहा है उस समय कहां था जब हाथरस में दलित बेटी का बलात्कार हुआ। वहीं अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश हो या फिर मायावती दोनों बस वोट की राजनीति करते हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करते हुए फतेहपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर नाराजगी जाहिर की है। डिप्टी सीएम ने जिले में डॉक्टरों को समय से अस्पताल में न पहुंचने पर नाराजगी जताई। इस संबंध में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम के ट्वीट के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप भी मच गया। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी और कार्रवाई करते हुए उन्होंने अस्पतालों में 24 डॉक्टरों की अनुपस्थिति पाए जाने पर 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए हैं। अस्पतालों में जो है नियमित रूप से डॉक्टर्स की उपस्थिति रहे जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना है, इसके लिए नियमित रूप से सुबह औचक निरीक्षण भी कराया जा रहा है। जो अस्पताल में लगभग 24 डॉक्टर अनुपस्थित थे उनका 1 दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण भी किया गया है। सीएमओ साहब को कड़े निर्देश निर्गत किए गए हैं कि वो अपने स्तर से भी जो है औचक निरीक्षण करा के लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं तथा प्रशासन स्तर से भी लोगों को अधिकारियों को लगा के औचक निरीक्षण कराया जाएगा और जो अनुपस्थित पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ पहुंचे भाजपा के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी का भाजपा कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज आजमगढ़ मंत्री समूह के माध्यम से स्थलीय विकास कार्यों का निरीक्षण मैंने किया। उन्होंने कहा कि आज यूपी को जो भी सड़कें मिली हैं सरकार ने उस पर अच्छा काम किया है, जो आज सड़कों पर चलने लायक बना दिया गया। फिलहाल जो सड़कों की बरसात के कारण टूटी फूटी हैं उसको भी लेकर सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है, उसको भी ठीक करवाया जाएगा। हम लोगों ने अलग अलग अभियानों पर सरकार ने, चाहे सरकार सड़कों का नवीनीकरण हो, चाहे उनके गड्ढा पक्की हो, चाहे नेशनल हाईवे या हाईवे का निर्माण हो, चाहे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, सरकार ने पिछले 5.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है। आज निश्चित रूप से हमारी सड़कें चलने लायक हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में मूसलाधार बारिश के बाद चंबल नदी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों में कोटा बैराज से 15 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी चंबल में छोड़ा जा चुका है, जिसके चलते आगरा जनपद के 1 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। आगरा प्रशासन का दावा कि व्यवस्था एकदम दुरुस्त और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। आगरा प्रशासन हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है और इसके लिए तमाम टीमें लगा दी गई हैं। जो भी निरीक्षण में ही है जी, और ये धौलपुर में जो चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और अभी लगभग 8 बजे रात तक ये बढ़ेगा और आगरा में अभी लगभग 132.8 का लेवल चल रहा है। ये लगभग 135.8 के करीब या 35.5 से 8 के बीच में जाने की संभावना है। गांव यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, उनमें जो लोग हैं बस्तियां हैं उनको शिफ्ट कर रहा है। राजस्थान और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते जो चंबल नदी है वो उफान पर है। कोटा बैराज में बीते दिनों लगभग 15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते जो चंबल नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस समय हम चंबल ढाल परियोजना पर है। आगरा मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर है ये और आप देख रहे हैं 133 के आसपास पानी पहुंच रहा है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो सामान्य पानी है वो 127 मीटर है और जो वर्तमान में हालात हैं वो 127 के करीब देखा रहा है। और जो वेग है, आपको वेग दिखा दें, हर तरफ सिर्फ पानी का जलजला दिखाई दे रहा है। आगरा के लगभग 12 दर्जन गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही आगरा प्रशासन ने 6 दर्जन के आसपास 6 गांवों के आसपास
जो अतिरिक्त स्टीमर लगाए हैं, जिससे कि ग्रामीण आगरा प्रशासन और अपने जनसंपर्क के जरिए लोगों से सामंजस्य बना रखें। इसके साथ ही आगरा प्रशासन द्वारा यहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी प्रभुनारायण सिंह और अपने अधीक्षकों के साथ में यहाँ पर थोड़ी देर पहले निरीक्षण किया है और साथ साथ अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाए। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट है। आगरा जो आला अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम है, तहसीलदार हैं और जिला पंचायत के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही सिंचाई विभाग का अधिकारी 24 घंटे यहाँ पर तैनात है। और आप जो दीदी के देख रहे हैं, यहाँ पर पानी आने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर आगरा प्रशासन द्वारा काम कराया जा रहा है। तो समझा जा सकता है आगरा के पिनहाट और बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ के हालात हैं, क्योंकि निचले स्तर में जितने भी ग्रामीण और गाँव के क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर पानी का जलजला अपना उग्र रूप लेता दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर प्रदीप रावत, पिनहाट, आगरा। फतेहपुर जिले में यमुना नदी में बाढ़ आने के बाद आधा दर्जन गांवों से संपर्क टूट चुका है और ग्रामीण नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। ताजा मामला किशनपुर थाना क्षेत्र का, जहां पर बाढ़ का पानी आने की वजह से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। एसडीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण जरूर किया है, लेकिन अब भी गांव वालों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं गाजियाबाद पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से सरकार गिरी है बीजेपी की, उसके बाद से आक्रामक रूप में वो नजर आ रही है। ये कारण भी है कि सीबीआई की रेड जगह जगह भाजपा की ओर से करवाई जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई बीजेपी की नर्तकी है। और ईडी जो है ये केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं। ऐसे पुराने ज़माने में बादशाहों की नर्तकियां होती थीं, इशारे पे नाचती थीं। तो जैसे बिहार में बीजेपी की सरकार गई है तो बड़ी भारी टेंशन है उनको। लखनऊ की नॉर्थ क्राइम टीम और हसनगंज पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसने दर्जनों चोरियों की घटना को अंजाम दिया। गिरोह के सरगना गौतम शुक्ला पर 37 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीबन 7 चोरियों को अंजाम दिया गया है, जिनका खुलासा हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में ठाकुरगंज निवासी गौतम शुक्ला, अरविंद मिश्रा और फुरकान को गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ी तादाद में सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं, जो अलग अलग घरों से चोरी किए गए थे। डीसीपी नॉर्थ कासिम आब्दी का कहना है कि ये गिरोह बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरियों को अंजाम दिया करता था और कई थानों के साथ ही कई जिलों की पुलिस को भी इसकी तलाश थी। गौतम शुक्ला पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के वृंदावन में हुए बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान हादसे से मथुरा पुलिस को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अब मथुरा पुलिस की अगली परीक्षा बरसाना के राधाष्टमी मेले में होने वाली है। बरसाना में राधा रानी का जन्मदिन 3 से 4 सितंबर को मनाया जाएगा। जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु बरसाना आते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में बरसाना के राधा रानी के मंदिर पर राधाष्टमी मेले के दौरान हुई भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और दर्जनों श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बरसाना के सुप्रसिद्ध राधाष्टमी मेले को लेकर थाना बरसाना में एक बैठक आयोजित की गई। एसपी ग्रामीण और एसपी ट्रैफिक ने पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया है। बिजनौर जिले में कुख्यात अपराधी आदित्य राणा फरार हो गया। यह अपराधी पेशी पर लखनऊ से बिजनौर लाया गया था, लेकिन वापस जाते समय रास्ते में ही शाहजहांपुर में फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अपराधी आदित्य राणा पर अपने गांव के ही 2 लोग समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप है और इस व्यक्ति पर 29 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आदित्य राणा की तलाश में जुटी हुई है।
इटावा में जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक राज का 50 किलो की फूल माला और चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए विवेक राज ने कहा, हमारी पार्टी का गठन देश और प्रदेश के शोषित, वंचित, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े इन तमाम लोगों के उत्थान और राजनीतिक हिस्सेदारी के बढ़ावे के लिए हुआ है। उन्होंने कहा, हम राजस्थान के जालौर की घटना की घोर निंदा करते हैं क्योंकि आजादी के 75 वर्षों के बाद देश में ऐसी घटना होना शर्मनाक बात है। हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है। सपना चौधरी के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। डांसर सपना चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस हरियाणा के लिए रवाना हो गई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के हिसाब से लखनऊ पुलिस बुधवार सुबह ही रवाना हो चुकी है। माना जा रहा है कि सपना चौधरी को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को लखनऊ की SCJM अदालत ने ये वारंट डांस का कार्यक्रम रद्द करने और टिकट का पैसा न लौटाने के मामले में अदालत से गैर हाजिर रहने को लेकर जारी किया है। सपना ने 10 मई को इस मामले में आत्मसमर्पण करते हुए अंतरिम जमानत ली थी। 8 जून को सपना की नियमित जमानत भी सशर्त मंजूर हुई थी। तो वहीं देहरादून सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, धन सिंह रावत समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि यह बैठक बेहद खास थी, जिसमें 15 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कौन से फैसले थे। तो आज की बेहद उत्तराखंड के लिहाज से बेहद बड़ी खबर है। उधम सिंह नगर जनपद में तहसील जसपुर से हटा करके 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। वहीं परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली को बनाया गया है। 15 बेहद अहम फैसले इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवभूमि के लिहाज से केदारनाथ में निर्माण कार्य के अंतर्गत जगह की कमी को देखते हुए जो 1 मंजिला भवन थे उनको अब 2 मंजिला बनाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में निर्माण कार्यों के लिए INI कंसल्टेंसी एजेंसी को ज्यादा मैन पावर के साथ काम करने की स्वीकृति मिल गई है। उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत के जायका परियोजना की 70 पदों को स्वीकृति सरकार ने दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से 7 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देने के लिए सेवा नियमावली में शिथिलता को भी हटा दिया गया है। आवास विभाग के अंतर्गत रेरा उत्तराखंड भू संपदा विनियमन, विकास और विक्रय के लिए करार नियम 2022 के अंतर्गत कई सारे सुधार किए गए हैं। न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के तौर पर अब नियुक्त किया जाएगा। सितारगंज चीनी मिल को भी लेकर के मंजूरी मिली है। इसको देखा जाए अगर तो प्रतिशत को घटाकर के 2% और धरोहर धनराशि को बढ़ाया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को कक्षा 1 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। वहीं परिवहन निगम के अंतर्गत पूर्व में चयनित 24 अभ्यर्थियों को नियम की खराब हालत को देखते हुए नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। दूसरी तरफ परिवहन विभाग के अंतर्गत रेलवे मैनुअल के अनुसार रेलवे ट्रैक के आसपास अलग अलग विभागों की ओर से किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए अब रेलवे विभाग से सहमति लेनी होगी। उसके बिना आप निर्माण नहीं कर सकते। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र निधि नियमावली के अंतर्गत जो छात्र 1 साल से ज्यादा अपने कॉशन मनी को नहीं इस्तेमाल करते हैं वो हस्तांतरित हो जाएगी। चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कोविड के अंतर्गत जो भर्तियां थी 1662 अस्थायी कर्मियों को 6 महीने की सेवा विस्तार मिला है, लेकिन यह सेवा विस्तार सशर्त है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद में तहसील जसपुर से हटाकर के 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है।